हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि मैंने मेरे आर्किटेक्चर स्कूल में सीखा जब मैं डिज़ाइन करता था उस टाइम पर। तो ये चीज़ें जो हैं वो विद एक्सपीरियंस आती हैं, तो ये आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो ये फर्स्ट ईयर से 5th ईयर वालों के लिए सबके लिए होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, अ गुड डिज़ाइनर इजंट अफ्रेड टू थ्रो अवे अ गुड आइडिया। मतलब कि कहने का मतलब है कि जब भी आप मतलब कि आप कोई भी चीज़ को जब भी डिज़ाइन करते हैं, कोई आपको प्रोजेक्ट ब्रीफ मिलता है अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में, जब भी आपको कोई डिज़ाइन ब्रीफ मिलता है, आप कोई डिज़ाइन करने का सोचते हैं, तो उस टाइम पर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं जो कि एग्जैक्टली में अच्छे होते हैं। इसका कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं, बट होता ये है कि ये ज़रूरी होता है कि हम अगर वो आइडिया आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, अपनी फैकल्टी से डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपने बैचमेट से डिस्कस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आइडिया आपको कहीं ले जाके स्टक कर दे रहा है किसी एक चीज़ पे, तो ज़बरदस्ती उसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने डिज़ाइन में। सबसे पहला आपको ये गोल मान के चलना है कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब जो जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपको जिस सेमेस्टर में मिला है, उसका मेन मोटिव क्या है। उसका मेन मोटिव है कि आपको एक अच्छी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, एक अच्छा स्पेस डिज़ाइन करना है। उसका मेन मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो आइडिया सोचा है वो एकदम इनकॉर्पोरेट करके ही छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते तो हैं, बट गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया आपके इसी सेमेस्टर काम आए। आप उस आइडिया को बचा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं ये सोच के कि यार फैकल्टी नहीं समझ रही मेरे डिज़ाइन को, मैं जो आइडिया सोच रही हूँ वो बहुत एक नया निकल के आया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आया है, कोई तो समझे मेरे इस कंसेप्ट को। ठीक है, हर कोई कह रहा है कि यहाँ पर नहीं लगेगा नहीं लगेगा, तो आप ज़बरदस्ती उसको लगाने में लगे रहते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ें हमेशा याद रखिए कि हो सकता है कि वो जो आइडिया, वो जो कंसेप्ट आपके जो अभी दिमाग में आया है वो आपके इस डिज़ाइन के लिए परफेक्ट ना हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपका जो मेन मोटिव है किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने का, वो ये है कि आपको एक अच्छी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, ना कि ये कि आपको जो आइडिया आया है, जो यूनिक आइडिया आया है, एकदम उसको ही उसमें जो है इनकॉर्पोरेट करके छोड़ना है, किसी भी हाल में इम्प्लीमेंट करना ही करना है। ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए। सेकंड थिंग इज़ कि मान लीजिए अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, स्पेशली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बार क्या होता है कि हम जब भी कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं या कोई भी प्लान पे हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो बहुत जगह हम स्टक हो जाते हैं। तो मेरी फैकल्टी ने एक चीज़ मुझे बताई थी, वो ये कि आप कभी भी मत घबराओ कि कंट्रोल ए दबाओ, सेलेक्ट ऑल और डिलीट कर दो। ठीक है, मतलब ऑटो कैड में आप कंट्रोल ए करो और डिलीट कर दो और दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 4 दिन जो है वो अगर मेहनत कर ली है, या 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता मेहनत जो है वो उस प्लान पे कर लिया है, तो आपका मन नहीं कर रहा कि यार इतनी मेहनत को मैं डिलीट कैसे कर दूँ। बट गाइज द थिंग इज़ कि यहाँ पर आप सीखने आए हो, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप कॉलेज में सीखने आए हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने 4 हफ्ते काम किया तो आपकी मेहनत को देखा जाए। वो कोई रियल साइट पे बन नहीं रहा है कि अब आप स्टक हो चुके हैं कि यार मैंने तो रियल में जो बिल्डिंग है वो 1 फ्लोर खड़ी हो गई है, 2 फ्लोर खड़ी हो गई है। तो मेरी फैकल्टी ने हमेशा मुझे सिखाया है ये चीज़ कि आप सीखने आए हो तो कभी मत घबराओ कि उसको डिलीट करके दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करो। भले ही चाहे आपका आधा सेमेस्टर गुजर गया हो और आपको लगता है कि आप एक अच्छे डिज़ाइन के साथ नहीं आ पा रहे या कहीं स्टक हो गए हो, तो उसको वापस दोबारा रिवर्स से ज़ीरो से स्टार्ट करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप सीखने आए हो, जितना सीखोगे उतना बेटर रहेगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट का मतलब जो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट है ऑलवेज डिज़ाइन अ सेक्शन। देखिए गाइस, ये मैंडेटरी होता है। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत नहीं, आप मान लीजिए 95% आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सारे कंसेप्ट को, अपने सारे थॉट प्रोसेस को, अपने सारे आइडिया को कहाँ लगाते हैं, फ्लोर प्लान में, सिर्फ प्लानिंग में लगाते हैं। वो सारे अपने आइडियाज़ जो हैं वो सिर्फ प्लानिंग में लगाते हैं कि मतलब मैं जो है सर्कुलेशन कुछ इस टाइप से रखने वाला हूँ, किचन जो है वो इधर रखूँगा, कोई वर्क स्पेस है वो इधर रखूँगा, प्राइवेट स्पेस इधर रखने वाला हूँ, इस टाइप से वो सारे जो दिमाग होंगे ना, सारे थॉट प्रोसेस वो सिर्फ फ्लोर प्लान पे लगाते हैं। बट गाइज कभी भी ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले फ्लोर प्लान बनाइए, उसके बाद आप सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद एलिवेशन बनाएंगे। ऐसा कोई स्टेज नहीं चलता है। ठीक है, मेनली एक अच्छा डिज़ाइनर उसको माना जाता है जो स्टार्ट करे किससे, छोटे छोटे सेक्शन से, कि पहले वो थॉट प्रोसेस सोच रहा है कि हाँ मुझे कुछ इस लेवल पे जो है वो कुछ इस टाइप से चीज़ें देखनी है, कुछ दूसरे लेवल पे जो कुछ इस टाइप की चीज़ें देखनी है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करे अपने फ्लोर प्लान में। फ्लोर प्लान कह लीजिए, आर्किटेक्चर प्लान कह लीजिए, किसी में भी, तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट करे।
जनरली स्टूडेंट्स हमेशा रिवर्स जो है वो तरीका अपनाते हैं कि पहले फ्लोर प्लान में सारा थॉट प्रोसेस लगा लेंगे, उसके बाद उसका सेक्शन खड़ा कर देना है, उसका एलिवेशन बना देना है, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेशन को ट्रीट कर देंगे, मतलब कि सेक्शन के साथ तो प्ले ही नहीं करते, तो उसको एक पुअर डिज़ाइनर माना जाता है। और गाइज ये मेरी मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या ये मेरे खुद के वर्ड्स हैं। आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो 101 थिंग्स लर्न इन आर्किटेक्चर स्कूल बुक है एक, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उसमें भी मेंशन हुई भी दिख जाएगी कि उसमें एक पुअर डिज़ाइनर बोला जाता है जो कि पहले फ्लोर प्लान पे अपने सारे थॉट प्रोसेस लगाता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल सेक्शन बना लिया, उसके बाद एलिवेशन बना लिया। कभी भी ऐसे नहीं डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ड्राफ्टिंग करने बैठ रहे, नहीं, नॉर्मली बस एक लेवल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से जगह पर क्या आएगा, कौन सी जगह पर गेट रख सकते हैं, कहाँ मिड लैंडिंग आ रही है, कहाँ फाइनल स्टेयरकेस आ रहा है, ये सारी चीज़ें, टेरेस पर हम क्या डिज़ाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो आपको एक नॉर्मल बनाना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक अच्छा डिज़ाइन जो थॉट प्रोसेस आप लगाते हैं वो एक सेक्शन से ही निकल के आता है। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कहाँ पे कॉलम बीम दिखने वाला है, कहाँ आपका कॉलम आएगा, यहाँ पे प्लिंथ बीम आपका आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो एक बेसिक आपको स्केच बनाना होता है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम फाइनल रेंडर निकालना है आपको या एकदम स्ट्रेट लाइन स्केल से खींच के, नहीं, बहुत ही ज़्यादा एकदम समझिए कि एकदम रफ स्केच बनाना होता है। छोटे छोटे स्केच बनाइए, ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं और फ्लोर प्लान बना रहे हैं तो छोटे छोटे अपने हाथ से एक स्केच बना लीजिए, सेक्शन का या सेक्शनल एलिवेशन का बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। उसको एक अच्छा डिज़ाइनर मानते हैं कि हाँ, हमने हर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सारा दिमाग फ्लोर प्लान पे लगाया, सेक्शन तो खड़ा करना ही है, क्यों, डिटेलिंग के लिए। हम सेक्शन क्यों खड़ा करते हैं, सिर्फ डिटेलिंग के लिए, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। जो सिर्फ डिटेलिंग के लिए सेक्शन नहीं बनाया जाता है, सेक्शन से ही एक अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है, ये आपको मानना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे समझ में आएगा, लेकिन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता है कि हमें पहले सेक्शन बनाना चाहिए, बाद में प्लान्स बनाने चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड है व्हेन हैविंग डिफिकल्टी रिजॉल्विंग अ फ्लोर प्लान, साइड प्लान, बिल्डिंग एलिवेशन, सेक्शन। देखिए, कहने का मतलब मैं बहुत सिंपल से आपको समझा दूं। नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, कंसिडर्ड इज एज ए 2D और 3D कॉम्पोजिशन। कभी भी आप कोई भी प्लान बना रहे हैं, मान लीजिए आप स्केचअप पे कोई ब्लॉक मॉडल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या आप नॉर्मली क्यूब्स के साथ कॉम्पोजिशनिंग प्ले कर रहे हैं और एक अच्छा डिज़ाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा ब्लॉक रहेगा, उस टाइप से। तो अगर आप कुछ भी चीज़ कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आप स्टक हो रहे हैं, तो अगर आप बस अपने माइंड में ये मान के चलिए कि अगर आप उसको 3D विजुलाइज कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग को 3D विजुलाइज कर रहे हैं अपने माइंड में, और आप उसमें कहीं स्टक हो रहे हैं, तो उसको 2D में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब कि उसको हाथ से 2D में बनाइए, प्लान में या एलिवेशन में सोचने की कोशिश कीजिए, उसको हाथ से बनाइए और 2D में कन्वर्ट करके फिर उसमें जो है उसका आंसर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर आप 2D में सोच रहे हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए आप सिर्फ प्लान में अपना थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं और सोच रहे हैं, तो अगर आप कहीं पर स्टक हो जा रहे हैं तो फिर उसको 3D में इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए। मतलब कि आप जिस भी जगह पर जहाँ स्टक हो जाएंगे उसका जस्ट अपोजिट वाला तरीका आपको अप्लाई करना है। इस पे मैं आपको अपना एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक्चुअली मैं एक बार एक बिल्डिंग पढ़ रहा था और अभी मेरे को रिसेंटली ये आइडिया आया जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरी सिस्टर है आर्किटेक्ट है, तो वो अभी एक बुक लेके आई थी, तो उसमें सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में लिखा हुआ था, तो मैं पढ़ रहा था। तो ये मैंने मेरे कॉलेज के टाइम पे भी पढ़ा था, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी। तो मुझे एक बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन करनी थी, तो मैं इनके आर्किटेक्ट जॉन वुडजॉन सर हैं जिन्होंने कि ये बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, सिडनी ओपेरा हाउस, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग है सिडनी ओपेरा हाउस, तो ये जॉन वुडजॉन सर ने जो है वो डिज़ाइन की थी। तो उन्होंने, मतलब जब मैं इनके थॉट प्रोसेस को समझ रहा था कि मतलब इन्होंने ये बिल्डिंग कैसे सोची, मतलब कैसे इनके दिमाग में आया, ठीक है, ताकि मैं भी कुछ एक नया बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन कर सकूं। और मुझे ये जो काम है वो मेरे कंपटीशन के लिए करना था, मतलब कंपटीशन जो मैं इंडिविजुअली मतलब एक पार्ट लिया था मैंने कंपटीशन में, उसमें मैं सेकंड प्राइज़ मतलब मैंने अर्न किया था। उसमें मेरे को एक मिक्सर मिला था, मतलब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब हाँ 7000 का था, महाराजा कंपनी का था, बट अच्छा था। तो 7000 का था, मतलब आपके लिए मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है, वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने, मतलब मैंने जब इनके कंसेप्ट को समझ रहा था तो मेरे को समझ में आया कि जब जो आर्किटेक्ट हैं जब ये साइट पर गए देखने के लिए कि किस साइट पर बनाना है, तो वहाँ पे उनको जो चीज़ें दिखी ना, उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। जैसे कि उनको यहाँ पर एक पाम ट्री दिखा, तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ना, जो रैंडम ऐसे जो पाम्स के जो ट्रीज़ के जो लीव्स हैं जिस शेप में है, तो उन्होंने उसी शेप में ही उसको डिज़ाइन किया, मतलब उसी से ही उस शेप को लेने की कोशिश की और जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। मतलब कि वहाँ पर जो चीज़ें थी, मतलब उनका ये काम करने का वर्क स्टाइल था, सबका अपना अपना तरीका होता है, वर्क स्टाइल होता है काम करने का। तो उन्होंने जो भी उनको चीज़ें नेचर में मिलती थी वही चीज़ें वो उस बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट कर देते, ये उनका एक बेसिक फंडा था।
ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इसका वाइट कलर कहाँ से सोचा, उन्होंने वाइट कलर सोचा कि वहाँ पे एक बर्ड उड़ती हुई जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर। और उसके बाद ये जो मेन शेप इस टाइप का आया वो इसलिए क्योंकि ये रिवर के अलॉन्ग था, तो वहाँ पे याच जो है मेनली आती जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने एक इस डिज़ाइन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया, अपने कंसेप्ट को इस पर इम्प्लीमेंट किया और इस डिज़ाइन को उन्होंने रेडी किया। ऑल्दो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो एक अलग पार्ट है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल से देखना चाहिए, इसकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर से देखनी चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिडनी ओपेरा हाउस की अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे कि उस आर्किटेक्ट को कैसे उस शहर से निकाल दिया गया, और मतलब ये फाइनल होने के बाद वो आर्किटेक्ट कभी इसको देखने भी नहीं आया आज तक कंप्लीट होने के बाद भी, ठीक है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी गवर्नमेंट के साथ, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट आज की डेट में ये आप जानते ही हैं कि ये एक लैंडमार्क बन चुका है उस जगह का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। बट हुआ क्या कि मैं ना जब उनका कंसेप्ट समझ रहा था तो उन्होंने देखा कि मतलब वो जो कंसेप्ट है वो कुछ इस टाइप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि यार मेरे को ये सारी चीज़ें उनका थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है, बट इससे मैं मेरी चीज़ें नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहा, मतलब मैं कैसे फिर डिज़ाइन करूँ। ये तो उनका वर्क स्टाइल हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे सपना आएगा कि मतलब मैं कैसे करूँ, मेरे को एक नया डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। और मेरे को अपने जो मैं जिस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा था उसमें मेरे को चाहिए था कि मैं कुछ नया सीखूँ। मतलब हो गया रेगुलरली तरीके से मैं बार बार उस सेमेस्टर में अपने एकेडमिक्स टाइम पे कर रहा था, बट मुझे कुछ नया तरीका चाहिए था करने के लिए, तो मैं बार बार दिमाग लगा रहा था। एंड सडनली आई थॉट मतलब कि जो मैंने ये सारे जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये उनका कंसेप्ट था जिस तरीके से उन्होंने निकाला, तो सडनली मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इस चीज़ को 2D में कॉम्पोजिशन बना के पहले सोचा जाए कि उन्होंने अगर उनकी बिल्डिंग को अगर 2D में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। और उसके तरीके से फिर मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँगा कि अपने नए डिज़ाइन बनाऊँ। तो मेरे दिमाग में बार बार इन्होंने क्या किया था कि इस फेयर के बीच में से ये पार्ट लिया था, मुझे ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था कि कैसे लिया, मतलब रैंडमली क्यों ले लिया ऐसा, ठीक है। लेकिन मुझे ये था कि हाँ इस बिल्डिंग को जो है मुझे 2D में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करें। तो हम लोग उस टाइम पर पीजी में रहते थे, तो मेरा भाई था जो मेरे साथ रहता था, तो वो उस टाइम पर मतलब हम लोग जिम जाते थे, तो वो उस टाइम पर शाम का टाइम था, तो वो कुछ एप्पल्स और बनाना लेके आया क्योंकि हम लोग जिम जाते थे इसलिए, तो वो लेके आया। तो मेरे को एप्पल को देख के दिमाग में आया, मतलब उसने कट करके रखा कि भाई आप खा लो, तो मैंने उसको देख के मेरा थॉट प्रोसेस दिमाग में चला, तो मैंने क्या किया कि उस सेब से ही इस बिल्डिंग को जो है वो 2D में जो कन्वर्ट कर दिया, और उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये तो मैंने आपको अभी बना के दिखाया, मतलब ये उसके लिए क्योंकि उस टाइम पे मैंने उसकी कोई फ़ोटो नहीं ली थी, बट उससे कॉम्पोजिशनिंग करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसी सिडनी ओपेरा हाउस को 2D में सबसे पहले जो है वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं उनकी केस स्टडी कर रहा था, तो मेरे को समझना था कि मतलब कोई इंसान को अगर मुझे ऐसी ही बिल्डिंग कभी इन फ्यूचर बनानी हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर कोई केस स्टडी करके ये समझ लेता है कि आर्किटेक्ट किस तरीके से सोच रहा है, लेकिन हम किस तरीके से सोचे, यार मेरा भी तो कुछ सिग्नेचर मूव चाहिए, मेरा भी तो कोई वर्क स्टाइल होना चाहिए ना। तो मैं उनके थॉट प्रोसेस को, फिलॉसफी को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मैं 2D में इसके साथ आया। तो वो जो स्लाइसेस थे एप्पल के जो स्लाइसेस थे उसको लिया, और मैंने इस तरीके से नहीं रखा था, मैंने मतलब ये जो आपको रिफिल दिख रहा है पेन का, उसके अंदर ही वो सारे स्लाइसेस को जो है वो अंदर जो है पिनअप कर दिया था, और उसको एक साइड ही देख के उसके बाद मैंने उसको देख के और फिर इस तरीके से जब मैंने एक बार उस 3D बिल्डिंग को 2D में कन्वर्ट कर लिया, गाइस बिलीव मी, उसके बाद मैंने n नंबर्स ऑफ तरीके के बिल्डिंग डिज़ाइन किए। जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बनाना आया था तो उसका मतलब अंदर का आप बनाना हटा लीजिए, छिलका है उसको ऐसे ही रख दीजिए, फिर उस शेप को देख के उस टाइप की कुछ बिल्डिंग अब दिमाग में स्टार्ट हो गई बननी। फिर एप्पल के स्लाइसेस थे, और तरीके से मैं प्ले करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग कॉम्पोजिशन में रख के एप्पल के स्लाइसेस को और अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करता। मेरे पास n नंबर्स ऑफ आइडियाज़ आ गए उस टाइम पर, मतलब आप सोच नहीं सकते, मेरे को ऐसा चुनना पड़ रहा था कि कौन सा आइडिया जो है वो सबसे बेस्ट है, कौन सी कॉम्पोजिशनिंग सबसे बेस्ट है कि जिस तरीके से मैं अपनी बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन करूँ। एंड गाइस बिलीव मी, अगर आप में ये आइडियोलॉजी है, ये इमेजिनेशन है कि आप किसी 3D बिल्डिंग को 2D में कन्वर्ट कर सके, और दिमाग में अगर कुछ 2D सोच रहे हैं उसको 3D में कन्वर्ट कर सके, तो आपका ये वर्क स्टाइल बन जाएगा बहुत आसानी से। तो ये तो मैंने खैर आपको इस वीडियो में समझाने के लिए अभी बनाया है, उस टाइम पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। ये तो बहुत फिर भी मैं आपको रफली तरीके से दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो मैं बहुत रफली तरीके से दिखा रहा हूँ ये तो अभी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि मैं एक नई आइडिया के साथ कम अप किया, और मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरीके से किसी ने सोचा होगा, आई डोंट नो। मैं इस पर कुछ वो मतलब कि शाबाशी नहीं लूटूंगा,
ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब मेरा एक वर्क स्टाइल उससे निकल के आया, क्योंकि ये उनके स्केचेस थे, तो उनको ही देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि यार मेरे को भी कुछ इस टाइप का जो है वो डिज़ाइन करना है। तो इनको पहले 2D में सोचा जाए, कैसे सोच सकते हैं हम इस बिल्डिंग को। तो फिर वही अचानक ही मेरे सामने वो मेरा भाई सेब लेके आया, मतलब एप्पल, और उसने वो कट किया कि भाई खा लो। तो मैंने उसको और पतले पतले स्लाइस में किया और उसे एक इस टाइप की जो बिल्डिंग जो है वो 2D में कन्वर्ट कर दी। उसके बाद मैं अब जनरली अगर कोई भी बिल्डिंग मेरे को थोड़ी सी इंस्पिरेशनल वन बनानी होती है, तो मैं हमेशा कोई किसी फल के साथ ही या किसी ऑब्जेक्ट के साथ ही प्ले करके बनाने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइज बिलीव मी, इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है। ऑल दो जो थर्ड पार्ट है वो मैंने काफ़ी लंबा जो है वो खींच दिया होगा, बट आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी कि अगर आपको कोई भी नई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है ना गाइज, क्लास वालों की मत सुनो। सब क्या है, एक बेसिक फॉलो करते हैं कि मतलब ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है। नहीं, ब्रेक द रूल, कुछ नया करो। ठीक है, कभी भी कुछ सोचो ना तो कुछ नया करो, कुछ यूनिक करने की कोशिश करो, क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे रियल में कोई बिल्डिंग बन नहीं रही है। कुछ भी ट्राई करो यार, कुछ नया बनाओ। बेसिक बिल्डिंग हो गई, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या कुछ ऑर्गेनिक भी हो गई, लेकिन आप अपने कुछ वर्क स्टाइल निकालो, कुछ थॉट प्रोसेस निकालो जो कि आप इस आर्किटेक्चर स्कूल से लेके जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जब काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको इसका आइडिया दिया होगा। तो कोई भी बिल्डिंग में आप कहीं भी स्टक हो, 2D में अगर स्टक हुआ है तो 3D में इमेजिनेशन कीजिए, और अगर 3D में हुआ है तो 2D में इमेजिनेशन कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ वन है स्क्वायर बिल्डिंग, स्क्वायर विंग्स, ठीक है, एंड रूम कैन बी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक मान लीजिए 900 स्क्वायर फीट का अगर हम एक प्लॉट एरिया मान लेते हैं, ठीक है। अब 900 स्क्वायर फीट में स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बस एरिया तो सेम ही है ना सबका। लेकिन हम बात करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की। देखिए, स्क्वायर में एक बेनिफिट एडवांटेज ये है स्क्वायर के अंदर कि उसमें मटेरियल कम लगता है एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर। मतलब मान लीजिए कि अगर आप 900 स्क्वायर फीट में एल बाय अगर ब्रेथ में जो है एक हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पर अगर कोई ब्रिक लगाना स्टार्ट करेंगे या कुछ भी आप बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, मटेरियल कॉस्ट उसमें ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर। स्क्वायर में पैसे थोड़े कम लगते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सेकंड थिंग इज, बट इसमें अपोजिट ये है कि स्क्वायर को ऑर्गेनाइज करना टफ होता है और एक अप्रोप्रिएट वे नहीं माना जाता है, क्योंकि इसको थोड़ा टफ होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जनरली आप इसको मान सकते हैं, जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है उसको आप मान लीजिए कि कोई होटल में आप गए हैं, या आप हॉस्टल भी मान सकते हैं, ठीक है, हॉस्टल भी जनरली ऐसे ही बनता है। तो इस टाइप से देखिए इसको ऑर्गेनाइज करना कितना ईजी है। अगर रेक्टेंगुलर वही सेम प्लॉट मिले सेम एरिया के साथ, और वही अगर आपको स्क्वायर मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है। ये कॉर्नर वाला रूम देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टेयरकेस देख सकते हैं। तो कोई एक प्रॉपर वे नहीं है, एक प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक कॉमन पाथ हो गया, ठीक है, और एक मेन जो है वो लाइटिंग के लिए एक बीच में जो है वो कॉरिडोर एक जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। तो कभी भी रेक्टेंगुलर को ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है रेक्टेंगुलर को ऑर्गेनाइज करना। लेकिन स्क्वायर में मटेरियल कॉस्ट कम लगता है, ये बात है। लेकिन द थिंग इज़ कि जब अच्छे से ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा तो मटेरियल कम लगा के करेंगे भी क्या, ठीक है। तो ऑल तो मैं आपको अभी इस वीडियो में ये नहीं प्रूव कर रहा हूँ कि स्क्वायर में मटेरियल कम लगता है, क्योंकि हमारा मेन एम वो नहीं है। हमारा मेन एम ये है कि स्क्वायर को जो है वो ऑर्गेनाइज करना टफ होता है एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर। तो जब भी आप प्लानिंग करें तो ये बात याद रखें कि आपको जनरली रेक्टेंगुलर पे स्विच करना है। जब तक आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो तब तक तो आप एटलीस्ट रेक्टेंगुलर पे ही वर्क कीजिए। फिफ्थ वन एंड लास्ट वन, द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ ए सर्कुलेशन पाथ थ्रू अ स्मॉल रूम इज यूजुअली स्ट्रेट थ्रू, ठीक है, अ फ्यू फीट फ्रॉम वन वॉल। मतलब कहने का मतलब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ इमेजेस में। जैसे मान लीजिए कि अगर सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे दो जो है वो अनडिज़ायरेबल आपको सर्कुलेशन दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एंट्री यहाँ से एग्जिट है, या यहाँ से एंट्री यहाँ से एग्जिट है। तो सर्कुलेशन पाथ देख लीजिए कि कोई भी अगर आएगा तो वो इन दोनों को ही डिस्टर्ब करेगा। मान लीजिए कोई इस सोफे पे बैठा हुआ है और इस सोफे पे बैठा हुआ है, तो वो दोनों ही डिस्टर्ब होंगे जब भी कोई आएगा जाएगा। तो एक डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होता है। सेम इस केस में भी यहीं पर हो रहा है कि इसने वेल ऑर्गेनाइज तो कर रखा है, लेकिन क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन गुड सर्कुलेशन किसे माना जाता है, जिसमें कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्राइमरी सिटिंग एरिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रैफिक, ठीक है। मतलब जो आने जाने वाले जो लोग हैं, जो उसको यूज़ करने वाले हैं, एक गेट से लेकर दूसरे गेट में जाने वाले हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी, तो वो हमेशा किससे, उस स्पेस से, जिस पर्पस के लिए वो रूम बना है ना, उस स्पेस से अलग रहना चाहिए। मान लीजिए अगर ये ड्राइंग रूम है तो ये किस पर्पस के लिए बना है, बैठने के लिए और आपस में बात करने के लिए, कोई गेस्ट रूम आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप उसको ट्रैफिक को जो है वो अलग रखिए। और अगेन वन थिंग कि हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ कि अ फ्यू फीट फ्रॉम वन, मतलब ये जो वॉल है ना, इससे फ्यू फीट थोड़ा सा दूर भी होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम कॉर्नर में ही गेट आपने लगा दिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो पूरा जो स्पेस है ना वो पूरा बेकार चला जाएगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो
आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट जो हैं वो क्लियरली समझ में आए होंगे। और गाइस ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था ना इस वीडियो में, बट ये था कि ये मैंडेटरी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको जनरली विद एक्सपीरियंस ही आता है कि अगर आप 5 साल का पूरा करियर निकाल लेंगे। बट ये है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर से ही इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में और इस वे में वर्क कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइंड करवा देता हूँ, मतलब रिवाइज़ करवा देता हूँ कि दोबारा मैंने क्या बताया था। सबसे पहला ये कि कभी भी कोई अच्छा आइडिया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती उसी सेमेस्टर में अप्लाई करना है या एकदम करके ही छोड़ना है क्योंकि आपको यूनिक आइडिया है। इसलिए सिर्फ इसके लिए उस बिल्डिंग में ज़बरदस्ती आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि उस वक्त उसको डिलीट कीजिए अपने दिमाग से और एक नए डिज़ाइन के साथ कम अप कीजिए दोबारा से, ठीक है। सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज डिज़ाइन अ सेक्शन, सारे थॉट प्रोसेस सारे कंसेप्ट को सिर्फ प्लान में मत लगाओ, सेक्शन में लगाओ। पहले सेक्शन बनाओ, छोटे छोटे सेक्शन बनाओ। ऐसा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे सेक्शन बनाने हैं। ऐसा नहीं कि पूरे घर का सेक्शन बनाओ या एकदम एक एक डिटेल पार्ट बनाना, नहीं, छोटे छोटे सेक्शन, ताकि आप उस स्पेस को इमेजिन कर पाओ, सोच पाओ, ह्यूमन स्केल पे, प्रोपोर्शन पे सोच पाओ, ठीक है। उसके बाद उसका प्लान निकालो। थर्ड वन इज जो मैंने आपको बताया वो बताया है कि 2D को 3D में और 3D को 2D में कॉम्पोजिशन में हमेशा इमेजिन करो जब भी आप कहीं स्टक हो जाओ तब। और अपना एक वर्क स्टाइल, एक सिग्नेचर मूव ज़रूर निकाल के आओ कॉलेज से। 5 साल के कैरियर में ये तो ज़रूर लेके आओ, ठीक है। खुद का एक वर्क स्टाइल ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन जो मैंने आपको बताया वो ये कि स्क्वायर बिल्डिंग ज़्यादा टफ होता है ऑर्गेनाइज करना एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर। एंड लास्ट वन जो मैंने आपको बताया वो ये कि हमेशा जब भी आप सर्कुलेशन प्लेसमेंट कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से कीजिए कि जिस पर्पस से वो रूम बना है वो पहले फुलफिल हो, उसके बाद जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ना करे उस जो आपने जिस पर्पस के लिए वो रूम बना था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू।